मुझे लगता है कि बहुत सारे नोट्स आपने भर लिए होंगे, इतना कुछ पढ़ा दिया गया है इन 2 महीनों में। 5-6 पुस्तकें तो भरी होंगी जो नोट्स बना रहे होंगे। जो नहीं बना रहे हैं उनके लिए तो कोई मतलब ही नहीं। ओके, चलिए तो दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच मूल्यांकन मूल्यांकन फॉर्मेटिव और समेटिव के रूप में, यानी इवेल्युएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड। फॉर्मल और इनफॉर्मल के तरीके से मूल्यांकन कैसे करना है, फॉर्मेटिव समेटिव रूप में कैसे मूल्यांकन करना है, वो आज मैं लेके आया हूं गणित में। अगर हम गणित पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का गणित कैसे मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन करने के लिए फॉर्मल रूप में कैसे मूल्यांकन करेंगे और इनफॉर्मल रूप में कैसे मूल्यांकन करेंगे। तो मूल्यांकन के बारे में हम जब पढ़ रहे थे हिंदी टीचिंग में उस टाइम में मैंने मूल्यांकन पूरा अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ था। हिंदी शिक्षण में मैंने मूल्यांकन बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ था। मूल्यांकन के तरीके मैंने बताया हुआ था। मैंने आपको बताया हुआ था असेसमेंट क्या है, फिर जो है वो मूल्यांकन मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है, टेस्ट क्या है, ये सब के बारे में चर्चा करी हुई थी। फिर मैंने बताया हुआ था कि उसके बाद मूल्यांकन मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं। तो मूल्यांकन के प्रकार के लिए मैंने फॉर्मल बताया था, इनफॉर्मल बताया हुआ था। फिर उसके बाद मैंने नॉलेज बेस बताया हुआ था, लैंग्वेज बताया हुआ था। फिर मैंने फॉर्मेटिव समेटिव बताया हुआ था, इंडिविजुअल ग्रुप बताया हुआ था। तो इतने सारे मैंने टेस्ट बताए हुए थे, मतलब वो मूल्यांकन करने का तरीका बताया हुआ था। फिर ब्लूप्रिंट समझाया हुआ था। उसके बाद मैंने गुड टेस्ट क्या होता है, गुड टेस्ट के बारे में बताया हुआ था। तो करीब 3 दिन लेक्चर चला हुआ था मूल्यांकन के बारे में 3 दिन लेक्चर चला हुआ था। तो पूरा विस्तार में चर्चा हो चुकी है। अब उसमें खाली एक ही पॉइंट रह गया, वो भी है सीसी, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। वो एक मुद्दा रह गया, हमको पढ़ाना है। तो पढ़ाने के लिए हम जब वो आएगा मुद्दा तो उसको चर्चा करेंगे। और उससे पहले इतना जितना भी सब कुछ है, फॉर्मल इनफॉर्मल है, समेटिव फॉर्मेटिव है, हम अलग अलग जो पेडागोजी पढ़ रहे हैं उस पेडागोजी में इनको क्लियर कर ले रहे हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है और सब्जेक्ट के आधार पे डिफरेंट है, तो उसको भी हम उन्हीं आधार पे समझ लेंगे, चर्चा कर लेंगे। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं इवैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड की। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड पे आएंगे, बोर्ड से बात करेंगे, बोर्ड से ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे आकलन की। आकलन, मापन और मूल्यांकन की चर्चा कर लेंगे पहले। थोड़ा चर्चा करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मापन तथा जांच के समर्थित निर्णय लेना, मापन तथा जांच के समर्थित निर्णय लेना। हाँ, ओके ओके। चलिए तो समझ लेते हैं आकलन, मापन और मूल्यांकन है क्या। इसके बारे में चर्चा तो हो चुकी है, फिर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। इसके बारे में चर्चा हो चुकी है कि आकलन, मापन एवं मूल्यांकन क्या है। आकलन, मापन एवं मूल्यांकन क्या है। तो आकलन को कहते हैं असेसमेंट, असेसमेंट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन। तो इसके बारे में पढ़ना है कि असेसमेंट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है और इवैल्यूएशन क्या होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट होता है कि हम किसी भी ज्ञान को, जब हम किसी भी ज्ञान को क्या करते हैं, उस ज्ञान को हम जांचने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास कोई ज्ञान आ गया, हमारे पास कोई ज्ञान आ गया, हमने कोई टेस्ट लिया, हमने कोई टेस्ट लिया, हमने कोई टेस्ट जो है अप्लाई किया, टेस्ट किसी बच्चे पर अप्लाई किया, और ये टेस्ट अप्लाई किया तो उसमें हमको नोट्स, हमके उसके मार्क मिल गए, हमको उसके मार्क मिल गए। अब मार्क को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो कुछ भी बच्चे ने लिखा हुआ है, जो कुछ भी बच्चे ने लिखा हुआ, इस लिखे हुए के आधार पे हम बच्चे को 10 में 8 नंबर दे रहे हैं, या 8 में जो है हम 5 नंबर 4 नंबर दे रहे हैं, हम 6 नंबर दे रहे हैं, 10 में हम 6 नंबर दे रहे हैं। तो यही हम जो है इसका जो लिखा हुआ रूप है, हम इसको क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं। असेस में जांच करना है, उसके ओवरऑल क्वालिटी को हम जांच कर रहे हैं। जांच करने पर हम यहाँ पे खाली उसको नंबर दे दे रहे हैं, नंबर देने पे यहाँ पे इस वाले कैटेगरी में पास फेल नहीं होता है, ग्रेड देना नहीं होता है। बस यहाँ पे इतना ही जांच करना होता है कि प्रगति बराबर है या नहीं है। प्रगति बराबर है यानी उसने बराबर लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, बराबर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, इसमें भी इतना ही जांच करते हैं। बट इसी में मापन भी जुड़ा हुआ होता है, इसलिए कहते हैं कि असेसमेंट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन ये सभी एक, मतलब ये सिनोनिम्स जैसे दिखते हैं, बट इसमें थोड़े थोड़े फर्क होते हैं। सिनोनिम जैसे दिखते हैं बट इसमें थोड़े थोड़े फर्क होते हैं। एक बार मैं वापस आपको समझाता हूँ, ये इतना तो आपने समझ लिया। मान लीजिए मान लीजिए कि हमने एक टेस्ट प्रमाण हमने किया। मैं इसको तीनों में एक साथ में लेके आता हूँ। मान लीजिए हमने एक टेस्ट प्रमाण किया, बनाया बनाया टेस्ट इस तरह से कि हमने एक क्वेश्चन पेपर बनाया। क्वेश्चन पेपर है वो मैथ का है, क्वेश्चन पेपर है मैथ का, और मैथ का क्वेश्चन पेपर वो स्टैंडर्ड सेकंड का है।
स्टैंडर्ड सेकंड का, और इसके मार्क्स जो है, मार्क्स कुल 20 है, 20 है। तो इसमें हमने क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये जो है ये एमसीक्यू बेस्ड है, ये एमसीक्यू बेस्ड है, और यह जो है ये शॉर्ट आंसर है, या इसको सॉल्व करने के लिए है, मैथ है तो सॉल्व करने के लिए होगा, सॉल्व करने के लिए होगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए होगा, या इलेबोरेट करने के लिए होगा, इलेबोरेट करने के लिए। ये प्रश्न है ऐसे, ये प्रश्न बने, इसमें ए बी सी डी, इसमें भी ए बी सी डी, इसमें भी ए बी और सी, इतने प्रकार के प्रश्न है, इतने प्रकार के प्रश्न है। ये प्रश्न हो गया हमारा, ये टेस्ट पेपर हो गया, ये टेस्ट पेपर हो गया जो कि ब्लूप्रिंट के आधार बनता है, जो कि ब्लूप्रिंट के आधार बनता है। किसके आधार बनता है? ब्लूप्रिंट के आधार पे, मैंने आपको बताया हुआ, पढ़ाया हुआ है, ब्लूप्रिंट के आधार बनता है। तो ये टेस्ट पेपर हो गया। अब इस टेस्ट पेपर को, ये टेस्ट हुआ, अब इस टेस्ट पेपर को हमने बच्चों पर अप्लाई कर दिया, बच्चों पर अप्लाई कर दिया। अप्लाई कैसे किया? तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कई सारे तरीके हैं, अप्लाई करने के कई सारे तरीके हैं। तो अप्लाई करने के तरीके समझ लेते हैं, अप्लाई करने के तरीके समझ लेते हैं। हमने इस टेस्ट पेपर को, अभी ये टेस्ट पेपर को हम इस टेस्ट पेपर को भी कह सकते हैं, टेस्ट पेपर भी कैसा है, यह टेस्ट पेपर भी दो तरीके का हो सकता है। यह टेस्ट पेपर जो हमने बनाया है, यह टेस्ट पेपर कैसा हो सकता है? तो यह टीएमटी हो सकता है, यह सीआरटी हो सकता है, और यह एनआरटी हो सकता है। अगर हम सीआरटी को हटा दें तो क्या हो सकता है? यह टीएमटी और एनआरटी हो सकता है, टीएमटी और एनआरटी हो सकता है, यानी टीचर में टेस्ट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, यह हो सकता है। ये टेस्ट पेपर जो है, अगर ये टेस्ट पेपर खाली टीचर ने बनाया है तो टीएमटी होगा। अगर ये टेस्ट पेपर जो है वह किसी एक्सपर्ट ने बनाया हुआ और पूरा उसकी वैलिडिटी निकाली गई है, तो क्या होगा? वो एनआरटी होगा। अब ये टेस्ट पेपर जो हमने अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर दिया बच्चों पर। तो अप्लाई किया बच्चों पर, तो कैसे अप्लाई किया? अप्लाई करने पर हमने क्या किया? तो हमने इसको जो है इंडिविजुअली, इसको करने का तरीका क्या है? इसको करने का तरीका है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल है। क्या हो सकता है? ग्रुप हो सकता है, यानी एक ही हो सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट के आधार पे। तो ये जो है इंडिविजुअल, यही टेस्ट पेपर हम इंडिविजुअल बच्चे पर दे सकते हैं, या यही पेपर जो है हम ग्रुप में दे सकते हैं। यही पेपर हम इंडिविजुअल में दे सकते हैं, बच्चे पर अप्लाई कर सकते हैं, यही पेपर हम जो है ग्रुप में दे सकते हैं। और क्या तरीका हो सकता है? जिसको जो है हम फॉर्मल रूप में दे सकते हैं, फॉर्मल रूप में दे सकते हैं, और कैसे दे सकते हैं? इनफॉर्मल रूप में दे सकते हैं बच्चे को, फॉर्मल रूप में और इनफॉर्मल रूप में दे सकते हैं। अब इसी को कैसे दे सकते हैं? इसी को जो है हम समेटिव रूप में ले सकते हैं, इसी को हम जो फॉर्मेटिव रूप में ले सकते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव रूप में ले सकते हैं। यानी इसको अप्लाई करने का काम किसको अप्लाई करना है? इसको अप्लाई करना है, इस टेस्ट पेपर को अप्लाई करना है किस पर? बच्चों पर, बच्चों पर अप्लाई करना है। तो बच्चों पर अप्लाई करने के लिए अब ये टेस्ट पेपर जो हमने बनाया, ये बनाया कैसा हो सकता है? टीएमटी हो सकता है, एनआरटी हो सकता है। ये सब पढ़ लिया हुआ, इसलिए मैं आपको लिंक कर रहा हूँ, ये सब हमने पढ़ लिया और बस इसलिए मैं लिंक कर रहा हूँ आपको, कि अपने आपको बस पता हो जाए कि टेस्ट पेपर हम बनाते हैं, टेस्ट पेपर हम बना करके उसको हम टीएमटी ग्रुप में या एनआरटी ग्रुप में करते हैं। इस पर पूरी चर्चा हो चुकी है, विस्तार में चर्चा हो चुकी है। अगर आप रिकॉल करोगे तो आपको पता हो जाएगा, नहीं होगा तो पूछेगा वीडियो, उसको आप देख लीजिए। यहाँ पे टीएमटी एनआरटी एनआरटी के रूप में या टेस्ट बन गया, टेस्ट को हमने अप्लाई किया, अप्लाई किया बच्चों पर, बच्चों पर अप्लाई किया। तो बच्चों पर अप्लाई करने के लिए या तो हम एक बच्चे पर अप्लाई कर सकते हैं तो उसे कहेंगे इंडिविजुअल, या हम ग्रुप पर कर सकते हैं उसे कहेंगे ग्रुप। ग्रुप मतलब पूरे पूरे क्लास में एक ही टेस्ट पेपर को प्रिंट करके हमने सारे बच्चों को दे दिया तो ग्रुप में हो गया। वहीं हम फॉर्मल रूप में ले सकते हैं, यानी बच्चों को पूरा बता दिया, इतने समय में इतने इतने टाइम पे इतने घंटे के लिए ये पेपर आपको दिया जाएगा, तैयारी करके आना, और इतने समय में आपका पेपर ले लिया जाएगा। तो वो फॉर्मल। वही इनफॉर्मल में क्या, कि हम आए आज ही बनाए, आज हम मैंने बना करके सुबह में दे दिया, शाम को दे दिया, तो ये होगा क्या? इनफॉर्मल होगा। तो फॉर्मल रूप में या इनफॉर्मल रूप में लिया जाता है। वहीं इसको फॉर्मेटिव रूप में, यानी समय समय में लिया जाता है, या फिर सबसे लास्ट में लिया जाता है। तो इस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए जब हमने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करके बच्चों ने दे दिया, मान लीजिए हमने ग्रुप में, इसी टेस्ट पेपर को हमने ग्रुप में अप्लाई किया, इसी टेस्ट पेपर को हमने ग्रुप में अप्लाई किया, बच्चों को ग्रुप में अप्लाई किया। यहाँ पे 30 बच्चों का, ग्रुप में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों का जो हमने अप्लाई किया, अप्लाई करके हमने निकाल लिया, बच्चों का रेशियो निकाल लिया। अब रेशियो निकाला तो बच्चों के 30 बच्चों के जो आंसर बुक, 30 बच्चों के आंसर बुक हमारे पास आई, 30 बच्चों के आंसर बुक हमारे पास आई। हमने अप्लाई कर दिया, आंसर बुक ले ली। अब यहाँ आंसर बुक जो है, आंसर बुक हमारे पास 30 हमको मिल गई, आंसर बुक 30 मिल गई। और मिली किसकी? मैथ की 30 आंसर बुक मिल गई। अब हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि हमने 30 बच्चों के पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, ऐसे सभी के जो है ऐसे ही
हमने सभी के पेपर हमने उठाए और पेपर उठा करके क्या किया, पेपर उठा करके हमने असेस करना स्टार्ट कर दिया। असेस किस पर कर रहे हैं, असेस किस पर कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं इन इन प्रश्नों के आधार पे, इन प्रश्नों के आधार पे जो मैथ का पेपर है, इस इन प्रश्नों के आधार पे हम उसको असेस कर रहे हैं कि इसमें इस प्रश्न का जवाब बच्चे ने कैसा दिया हुआ है, इस प्रश्न का जवाब बच्चे ने कैसा दिया हुआ है, इस प्रश्न का जवाब कैसा दिया हुआ है। इस प्रश्नों के जवाब को हम असेस कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं कि बच्चे ने सही जवाब दिया है। अगर सही जवाब दिया है तो ओके, जितना नंबर दिया उतना नंबर उसको मिल गया। अगर बच्चे ने गलत जवाब दिया है तो उसने गलत जवाब दिया तो उसको गलत नंबर। यानी मैथ में तो हम नंबर नहीं काट सकते हैं, मैथ में हम नंबर नहीं काट सकते हैं। मैथ में अगर ये एक नंबर का है तो उसको एक नंबर मिलेगा ही। अगर यहाँ पे एमसीक्यू एक नंबर का है या एक एक नंबर का है, एक एक नंबर बच्चे को मिलेगा ही। अगर ये जो है ये सॉल्व करने के लिए तीन तीन नंबर का है, बच्चे को तीन तीन नंबर मिलेगा ही। अगर गलत होगा तो कट जाएगा, सही होगा तो सही हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखा तो बच्चे 30 बच्चों में से 20 नंबर में 30 बच्चे जो है 30 बच्चों का 20 नंबर में से 20 नंबर में से कोई बच्चा असेस करते हुए टीचर ने एक एक बच्चों की असेस किया तो देखा बच्चों ने देखा कि क्या नंबर पाया। वो कोई बच्चा जो है वो 18 नंबर पा रहा है, कोई 17 नंबर पा रहा है, कोई 16 नंबर पा रहा है, कोई कोई जो है वो 15 नंबर पा रहा है, कोई 12 नंबर पा रहा है, कोई जो है वो 20 में 20 पा रहा है, कोई 18 पा रहा है, कोई 12 पा रहा है, कोई 6 नंबर भी पा रहा है, कोई 8 नंबर भी पा रहा है। ऐसे ऐसे देखा हमने बच्चे नंबर पाए, बच्चे जो है नंबर पाए। अब यह नंबर किस पर आया, यह नंबर आया खाली मैथ पर, खाली मैथ पर आया। अब मैथ खाली खाली स्टैंडर्ड सेकंड में खाली मैथ ही नहीं होती है, स्टैंडर्ड सेकंड में खाली मैथ ही नहीं होती है। हमने अभी किस पर असेस किया है बच्चे का ज्ञान, हमने बच्चे का अचीवमेंट किस पर असेस किया है, असेस हमने किया है बच्चे का किस पर, मूल्यांकन हमने किस पर किया है, यानी आकलन हमने किस पर किया है, हमने मात्र और मात्र मैथ पर किया है। तो मैथ पर करने से ही बच्चे का हम उसका पास फेल नहीं घोषित कर सकते हैं कि बच्चा पास हुआ या नहीं। हम यह नहीं कह सकते हैं कि बच्चा जो है बच्चे को कुछ नहीं आता है। बच्चा अगर कम नंबर पाया, मान लीजिए यहाँ पे एक बच्चे ने 6 नंबर पाया हुआ है, यह बच्चा 6 नंबर पाया हुआ फेल है, 6 नंबर पाया फेल है, बच्चा यहाँ पे 6 नंबर पाया फेल है, और यहाँ पे बच्चे ने 20 नंबर पाया, ये पास है, फर्स्ट क्लास पास है, डिस्टिंक्शन से पास है, यह पास है, आधार सुपर है। अब हम कहें कि ये 20 नंबर इस गणित में बच्चा 20 नंबर पाया तो सबसे टॉप का है, 20 में 20 पाया तो सबसे टॉप का है, ऐसा मान ले, ऐसा नहीं। अगर हम मान ले कि बच्चा 6 नंबर पाया यानी सारे में बच्चा फेल है, बिल्कुल नबड़ा, बिल्कुल गधा है, ऐसा मान ले, नहीं, ऐसा नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि अभी अभी जो हमने टेस्ट लिया है वह टेस्ट किस पर लिया है, बस और बस, मात्र और मात्र हमने किस पर लिया है, इस मैथ पर लिया है, मैथ पर लिया है। स्टैंडर्ड सेकंड में बस मात्र मैथ ही नहीं होती है, मैथ के अलावा लैंग्वेज होता है, मैथ के अलावा जो है ईवीएस होता है, और मैथ ईवीएस मतलब लैंग्वेज और ईवीएस के अलावा भी, ईवीएस और लैंग्वेज के अलावा भी को करिकुलर एक्टिविटी होती है, को करिकुलर एक्टिविटी के अलावा भी लाइफ स्किल्स होती है, लाइफ स्किल्स के अलावा भी उसका अटेंडेंस होता है। यह सब उसके मार्क किए जाते हैं, यह सब उसके मार्क किए जाते हैं। तो यह सब मार्क में भी क्या बच्चा इतना ही है, क्या बच्चा इतना ही है। अगर वह हिंदी में भी मतलब लैंग्वेज में भी बच्चा 6 नंबर पाया है, अगर बच्चे ने जो है वह ईवीएस में भी 6 नंबर पाया है, उसका अटेंडेंस में भी 6 नंबर है, हर जगह 6 नंबर है, तो हम यह कह सकते हैं कि बच्चा क्या है, यह फेल है। अगर हमने सारा कुछ उसका चेक किया, लास्ट में हमने उसका रिजल्ट बनाया, तब हम यह कह सकते हैं कि बच्चा फेल है। वहां जब हम असेस करेंगे तो उसे कहते हैं समेटिव टेस्ट, उसे कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन के दौरान हम बच्चे को पास फेल कह सकते हैं, असेसमेंट में पास फेल करना नहीं होता है। इसको ध्यान रखिएगा। जो असेसमेंट है, असेसमेंट के दौरान हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर विषय को पर्टिकुलर विषय को आंकते हैं। आंकने का तरीका मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पेपर होता है, उस क्वेश्चन पेपर को हम किसी रूप में अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद एक एक पेपर को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। मान लीजिए पेपर है, इस पेपर को हम चेक कर रहे हैं, चेक करने के बाद जितना आया है उसको हम चेक करें, चेक करके नंबर दे रहे हैं, नंबर देने के बाद पूरा कैलकुलेशन लगा करके हमने यहाँ पे नंबर दे दिया, 18 नंबर, 17 नंबर, 16 नंबर, 15 नंबर, 12 नंबर, ऐसे हमने सबके नंबर दे दिए, तो इस नंबर पे यह इस मैथ में असेसमेंट है, इस मैथ में इसको कहते हैं असेसमेंट। ऐसे ऐसे जो है हम किसी पर्टिकुलर बच्चे का उद्देश्य, किसी एक पर्टिकुलर ज्ञान का हम जानकारी करते हैं, ना कि पूरे विषय का और पूरे बच्चे का एकेडमिक का। इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, ये हमारा खत्म हो गया, असेसमेंट पार्ट खत्म हो गया। अब हम यहाँ से आते हैं मूल्यांकन पर। हम ही इतने में ही मूल्यांकन भी ले लेते हैं, इसको कहते हैं असेसमेंट। ये वाला पार्ट हो गया असेसमेंट का, असेसमेंट हो गया। अब असेसमेंट हमारा खत्म हो गया। अब हम आते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट
मेजरमेंट पे आते हैं। अब मेजरमेंट क्या करना है, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट का मतलब होता है कि जो क्वालिटेटिव चीज है उसको क्वांटिटी में बदलना, जो क्वालिटेटिव चीज है उसको क्वांटिटी में बदलना, ये इसका मेजरमेंट का मेन मेन काम होता है कि जो क्वालिटेटिव चीज है उसका जो वो है उसको हमें क्वांटिटी में बदलना। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं परिणामात्मक परिणामात्मक गुण को परिणामात्मक गुण को परिमाणात्मक परिमाणात्मक परिणामात्मक को परिमाणात्मक परिणामात्मक को परिमाणात्मक में बदलना, में बदलना मतलब क्या, क्वालिटी को क्वांटिटी में बदलना, क्वालिटी को क्वांटिटी में बदलना, ये हुआ परिणाम का हो गया क्वालिटी और परिमाण का हो गया क्वांटिटी। परिणामात्मक गुण को परिमाणात्मक गुण में बदलना, यानी क्वालिटी को क्वांटिटी में बदलना। कैसे बदलेंगे उसको जानते हैं, कैसे बदलेंगे हम उसको उसकी समझ करते हैं कि कैसे बदलेंगे। मान लीजिए हमने क्या किया कि बच्चे का यही टेस्ट हमने अप्लाई किया, बच्चे को इंडिविजुअल में, बच्चे को ग्रुप में, बच्चे के इंडिविजुअल में और बच्चे के ग्रुप में हमने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद बच्चे ने ऐसा कुछ लिख करके दिया हुआ है। बच्चे ने इस तरह से, बच्चे का पेपर है, बच्चे ने यहाँ पे लिखा, फिर बच्चे ने यहाँ लिखा, फिर बच्चे ने यहाँ लिखा, फिर बच्चे ने यहाँ लिखा, इतना कुछ लिख करके दिया हुआ बच्चे ने। एक पेज यहाँ, दूसरी पेज यहाँ पे, तीसरी पेज यहाँ पे, चौथे पेज पे यहाँ पे सभी में बच्चे ने लिख के दिया हुआ है, बच्चे ने लिख के दिया हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न का, ये प्रश्न जो है, ये ए वाला प्रश्न बच्चे ने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, बच्चे ने सॉल्व किया हुआ है। अब यहाँ पे जो गुण है, बच्चे का जो गुण है, बच्चा यहाँ पे उस नंबर को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो गुण में है, किसमें है, वो गुण में है। प्रॉब्लम जो जैसे उसने सॉल्व किया है, मान लीजिए उसने इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पे उसने इस तरह से लिखा हुआ, अगर आपको दिखेगा यहाँ पे लिखेंगे तो ओके। चलिए मैं यहाँ मान लेता हूं, यहाँ पे एक सवाल है, 23 में 25 जोड़ो, 23 में 25 जोड़ने के लिए तो बच्चे ने क्या किया है, बच्चे ने जोड़ा हुआ है, बच्चे ने इस सवाल को जोड़ा हुआ है कि 3 5 8 और 2 2 4, बच्चे ने जोड़ा हुआ है, बच्चे ने सही जोड़ा हुआ है। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसको आप 2 नंबर दो, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप 1 नंबर दो, कहीं नहीं लिखा हुआ कि 2 नंबर दो, कहीं नहीं लिखा हुआ कि 1 नंबर दो। यह अभी किसमें है, यह अभी क्वालिटी में है, या क्वालिटी में, इस क्वालिटी को आप क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी में बदल रहे हैं। क्वांटिटी में बदल रहे हैं कैसे, आपके फॉर्मूले के आधार पे, यहाँ पे एक आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इस नंबर पर आपको 1 नंबर देना है, इस नंबर पर आपको 1 नंबर देना है। तो आपने क्या किया, इस पे 1 नंबर बच्चे को दे दिया, 1 नंबर दे दिया। वही बच्चे ने यहाँ पे कोई चीज नहीं दिया, थोड़ी बहुत भूल करी है, थोड़ी बहुत बच्चे ने भूल करी यहाँ पे जो है चिन्ह बच्चे ने नहीं लगाया, यहाँ पे चिन्ह नहीं लगा, बट उसने सवाल सही जोड़ा हुआ है, सवाल सही जोड़ा है, चिन्ह नहीं लग रहा हो, इसका मतलब नहीं कि आप नंबर उसका काट लेंगे, इसका मतलब नहीं कि आप नंबर काट लेंगे, नंबर आप उसको पूरे के पूरे देंगे। अगर बच्चे ने चिन्ह भी लगाया हुआ है, यहाँ पे उसने कुछ भी किया हुआ भी, अगर हासिल है तो हासिल लगा हुए, बट यहाँ पे उसने गलत कर दिया है, यहाँ पे अगर उसने गलत कर दिया है तो आपकी मर्जी है, आप उसको चाहो तो प्रोसेस के आधार पे, बच्चे ने अगर प्रोसेस किया है तो बच्चे के प्रोसेस के आधार पे उसको नंबर दे सकते हो, और उसके नंबर, उसके आधार पे आप आधा नंबर, 1 नंबर, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी। जो इवेलुएटर है, जो असेसर है, वह उसके ऊपर है कि इस क्वांटिटी में वह पूरा नंबर देता है कि पूरा नंबर में से कुछ नंबर काट लेता है, प्रोसेस को कुछ नंबर उसको देता है या उसके पूरे पूरे नंबर काट लेता है, क्योंकि सवाल तो गलत है, जवाब उसने गलत किया हुआ है, उसने पूरा प्रोसेस लिया हुआ, बट हो सकता है कि भूल की वजह से वो छूट गया हो, तो उसने यहां नहीं लिखा, जबकि उसने पूरा पूरा प्रोसेस किया हुआ है। तो वहां पे अगर इवेलुएटर को लगेगा कि बच्चे ने प्रोसेस किया, उसको नंबर देना चाहिए, भले हम उसको एक में हम 3/4 ही दें, एक में हम उसको 3/4 ही दें, या एक में हम उसको आधा ही नंबर दें, देना चाहिए। अगर वो इवेलुएटर दे रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, इसकी पूरी क्वांटिटी को, इसके पूरे सवाल की क्वांटिटी, सवाल को क्वांटिटी में बदल करके नंबर में दे रहा है, क्वांटिटी के सवाल को नंबर में दे रहा है। यहाँ तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ मैंने आपको सवाल बताया। मान लीजिए कह रहा है, कोई इस तरह से कह रहा है, एक सवाल वहां पे कोई इस तरह से भी कह रहा है, हम इसकी समझ लेते हैं। एक सवाल यहाँ पे है, कहा गया कि एक सवाल दिया गया, इस वाले सवाल में दिया गया, यहाँ पे हम अभी मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, अभी हमने असेसमेंट की बात कर ली, हम मेजरमेंट की बात करें कि असेसमेंट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, इस पे आपको जानकारी लेनी है। असेसमेंट हो गया, मेजरमेंट पे हम चल रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं, ये वाला सवाल है, इस वाले सवाल में यहाँ लिख देता हूँ, इसका सवाल है, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये टेस्ट पेपर है, टेस्ट पेपर ये अप्लाई किया गया, अब हम उसका इवेलुएट कर रहे हैं, मतलब हम मेजर कर रहे हैं, उसको हम मेजर कर रहे हैं टेस्ट पेपर के आधार पे, फिर हम उसके मतलब उसके बाकी के कैटेगरी पे हम मेजर करेंगे, वहां देखेंगे। पहले हम यहाँ मेजर करते हैं। चलिए सवाल कुछ इस तरह से, एक त्रिभुज,
एक त्रिभुज है, या हम कह रहे हैं एक आयत है, यहाँ पे एक खेत है। सवाल कुछ इस तरह से, एक आयताकार खेत, एक आयताकार खेत की लंबाई, की लंबाई 5 मीटर, एक आयताकार खेत की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई, चौड़ाई 3 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है। तो परिमाप बताओ, परिमाप बताओ। बच्चे को तो आपने इस तरह से दे दिया हुआ है, बच्चे को आपने भी क्वालिटी में ही सवाल दिया हुआ है, क्वांटिटी में सवाल नहीं दिया अभी। बच्चे को आपने भी क्वालिटी में ही सवाल दिया, क्वांटिटी में सवाल नहीं दिया। बच्चा पहले इस सवाल को इंटरप्रीट करेगा, सवाल को इंटरप्रीट करेगा कि इस सवाल में कहा क्या जा रहा है, सवाल को समझेगा। सवाल को समझेगा तो पहले तो ये समझेगा कि कैसा है खेत कैसा है। तो खेत है आयताकार, तो आयताकार कैसा होता है, तो आयताकार कहा उसने अपने पुराना कॉन्सेप्ट लगाया कि आयताकार जो है वो एक जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों, मतलब लंबाई उसकी बराबर होती है, चौड़ाई उसकी बराबर होती है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसे हम कहते हैं आयताकार। यह हो गया आयताकार, आयताकार खेत उसने बना लिया। अब ये कह रहा है कि लंबाई कितनी है, एल कितनी है। एल के लिए कह रहा है 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर, एल जो है 5 मीटर है। वहीं यह कह रहा है कि इसकी जो ब्रीथ कितनी है, ब्रीथ कितनी है यानी चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई को कह रहा है कितनी, तो 3 मीटर, 3 मीटर। अब ये कह रहा है परिमाप का यहाँ सूत्र लगाएगा, कहेगा परिमाप का सूत्र लगाएगा। परिमाप का सूत्र नहीं भी आ रहा, उसको पता है कि परिमाप किसको कहते हैं। तो ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, तो 5 यहाँ पे ऐसे करेगा। परिमाप बराबर, परिमाप बराबर, तो 5 धन 3 धन 5 धन 3 बराबर 16, बराबर 16 मीटर। अब यहाँ पे मीटर इसने नहीं लिखा है, मीटर उसने नहीं लिखा है, बट उसने सवाल तो लगाया हुआ है, बट उसने सवाल तो लगाया हुआ है। क्या इसको उसने सॉल्व किया है, सॉल्व किया है। अब ये क्या कर रहा है, इस पूरे सवाल को उसने इस तरह से सॉल्व किया, तो यानी वह पूरी क्वालिटी को उसने क्या किया, आपने भी क्वालिटी में दिया तो उसने भी क्वालिटी में बदला। यहां वह कहीं नहीं कह रहा है कि आप मुझे 3 नंबर दो, यहां वह कहीं नहीं कह रहा है कि आप हमको 3 नंबर दो। विद्यार्थी आपको कहीं संबोधित नहीं कर रहा है कि इसका 3 नंबर होगा, बट आपने आपके फॉर्मूले के आधार पे, आपका जो फॉर्मूला है, यानी आपको जो प्रश्न दिया गया, आपको जो इंस्ट्रक्शंस है कि इस प्रश्न के जवाब का 3 नंबर होगा, इस प्रश्न के जवाब का 3 नंबर होगा। और इस प्रश्न के जवाब में बच्चे ने कहीं कोई भूल नहीं करी है, कहीं कोई भूल नहीं करी है, तो आप क्या करेंगे, 3 में 3 नंबर पूरा देंगे। बच्चे को 3 में 3 नंबर पूरा देंगे, 3 में 3 नंबर पूरा देंगे। वहीं अगर बच्चे ने कहीं ये चीज को उसने जोड़ा नहीं, इतना ही लिख दिया, बस इतना ही कर दिया, तो यहाँ पे बच्चे ने उत्तर नहीं दिया हुआ है, बच्चे ने उत्तर नहीं लिखा, बट इसने प्रोसेस पूरा करा हुआ है, प्रोसेस पूरा करा हुआ है। तो अब यहाँ पे आपके ऊपर है कि आप इसके सवालों के आधार पे आप इसको कितना नंबर देंगे। देना तो पूरा चाहिए, बट वो एग्जामिनर के ऊपर है, वह इवेलुएटर के ऊपर है, असेसर के ऊपर है कि वह उसको कितना नंबर देता है। नंबर या 2.5 नंबर देता है, 2 नंबर देता है, या 3 में 3 देता है। क्यों, क्योंकि उसने आंसर नहीं लिखा हुआ, बाकी सब तो पूरा किया हुआ है। अब यहाँ पे इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं मेजरमेंट, इसी को कहते हैं मेजरमेंट। कि बच्चे ने जो कुछ भी इसने जो कुछ प्रॉब्लम किया हुआ है, इस प्रॉब्लम जो है सारा जो सॉल्व किया उसने क्वालिटी में किया हुआ है, इस क्वालिटी को क्वांटिटी में बदलना, इस क्वालिटी को क्वांटिटी में बदलना, उसी को कहते हैं क्या, उसी को कहते हैं ये कि मेजरमेंट। ये हो गया मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब मापन करना, मापन का मतलब होता है कि क्वालिटी वाली चीज को क्वांटिटी में बदलना। एक सवाल हो गया। दूसरी सवाल, बच्चे को कहा गया कि चलो तुम पहाड़ा पढ़ के बताओ, पढ़ा पढ़ के बताओ, जरा 15 का पढ़ा पढ़ो, जरा 20 का पढ़ा पढ़ो। तो 15 का पढ़ा, 20 का पढ़ा बच्चा फ्लुएंटली पढ़ ले रहा है, फ्लुएंटली पढ़ रहा है, और वह रट्टा मार में भी पढ़ ले रहा है। साथ साथ में आपने उसको एक सडन भी पूछ लिया कि अच्छा चलो बताओ 13 कितना होगा। आपने बोला कि 13 कितना होगा, तो बच्चे ने तुरंत जवाब दिया 13 65। आपने बोला कि 14 कितना होगा, तो बच्चे ने तुरंत बताया 14 70 होता है। ऐसे ही आपने रेंडमली भी प्रश्न पूछा बच्चे से, तो बच्चा रेंडमली भी जवाब उसको देने लगा। तो जब आपने रेंडमली भी जवाब देने लगा, तो आपने उसके देने के आधार पे, आप वहां पे वह ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल अच्छा हूं, मैं गणित में अच्छा हूं, मेरा जो है पहाड़ा बिल्कुल मेरे को अच्छी तरह से याद है, वह बच्चा नहीं कह रहा है। बट आप क्या कर रहे हो, उसके बताने के आधार पे, जो बच्चा बता रहा है उसके बताने के आधार पे आप उसको असेस कर रहे हो कि यह अगर इस पर, इसके डिक्टेशन पे या इसके ओरल पे, इसके डिक्टेशन पे या इसके ओरल पे 5 नंबर है, तो 5 में इसको 5 नंबर देना चाहिए, क्योंकि ये सारा का सारा सही बता रहा है, सारा का सारा सही कह रहा है। इसका जो वाइबा है या इसका ओरल जो है, ओरल बिल्कुल परफेक्ट है,
ओरल बिल्कुल परफेक्ट है तो 5 में 5 मिलेगा। तो 5 में 5 आपने दिया कैसे? उसकी क्वालिटी को आपने 5 नंबर दिया, जो उसने बोला उसका जो पहचान है उसकी पहचान पे आपने 5 नंबर दिया। एक सवाल ये तो एक मैंने ये बताया, दूसरा मैंने उसकी उसमें बताया। तीसरा बताता हूं कि बच्चा जो है डेली आता है, डेली आता है, बिल्कुल अनुशासनहीनता नहीं करता, बिल्कुल आराम से और पढ़ने में अच्छा है। तो पढ़ने में अच्छा है तो जहां पे डिसिप्लिन और अटेंडेंस के मार्क्स आते हैं, जहां पे डिसिप्लिन और अटेंडेंस के मार्क्स आते हैं, तो आप ये देखा जाता है कि बच्चा क्या रेगुलर आ रहा है। तो रेगुलर आ रहा है तो रेगुलर में 100% आ रहा है, तो 100% में जितने मार्क्स हैं, 100% में जितने मार्क्स हैं, 10 नंबर का 5 नंबर का, तो उसको 10 नंबर 5 नंबर उसको पूरे मिलेंगे। यानी उसके गुण को, उसके पूरी क्वालिटी को, उसके रोज रोज आने को आप क्या कर रहे हैं, माफ करके उसको 10 में 10 नंबर दे रहे हैं। तो ये हो गया ये गुण। दूसरा उसके डिसिप्लिन को, बच्चा स्कूल में कैसे किसी डिसिप्लिन में रहता है, तो डिसिप्लिन के आधार पर उसके जितने नंबर है वो डिसिप्लिन के आधार पर बच्चे को उतना नंबर मिल गया। बच्चा ड्राइंग कर रहा है, बच्चा सिंगिंग कर रहा है, बच्चा ड्रामा कर रहा है, जितनी भी अलग अलग एक्टिविटी है उन सारी एक्टिविटी को आप क्वालिटी को क्वांटिटी में बदल करके जब आप नंबर देते हैं, उसी को कहते हैं क्या, उसी को कहते हैं मेजरमेंट। वो होता है मेजरमेंट। तो मैंने यहाँ पे मैथ का, चूंकि मैथ का प्रॉब्लम है तो मैंने आपको मैथ का प्रॉब्लम लेकर के ये यहाँ पे आपको असेसमेंट और मेजरमेंट इन दोनों के बारे में बताया। अब इवैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। इवैल्यूएशन के बारे में पूरी की पूरी चर्चा हो गई है। इवैल्यूएशन में क्या होता है कि इवैल्यूएशन में आप फॉर्मेटिव, समेटिव, फॉर्मल और इनफॉर्मल अलग अलग तरीके से होते हैं इवैल्यूएशन। अब हम इवोल्यूशन करते क्यों है, तो इवोल्यूशन करने का तरीका होता है कि बच्चे ने क्या सीखा हुआ, बच्चे ने क्या जाना हुआ है, बच्चे को कितना पता है, बच्चे को कितना नहीं पता है, टीचर को कितना मेहनत करनी है, कितना नहीं मेहनत करनी है, इन सब का पता लगाने के लिए लगातार जो है असेसमेंट किया जाता है। असेसमेंट क्या जाता है, फॉर्मल तरीके से असेसमेंट किया जाता है, जो है मूल्यांकन। हम बात करें इवोल्यूशन, इवोल्यूशन जो है फॉर्मल रूप में होता है, इवोल्यूशन जो है इनफॉर्मल रूप में होता है, इवोल्यूशन जो है फॉर्मेटिव रूप में होता है, यानी सतत लगातार लगातार आप क्लास में ले सकते हो, एक दिन का अंतराल दे सकते हो, 5 दिन का अंतराल दे सकते हो, एक वीक का अंतराल दे सकते हो, एक महीने का अंतराल दे सकते हो, एक 3 महीने का अंतराल दे सकते हो, 6 महीने का अंतराल दे सकते हो। तो जो अंतरे पे आप जो है एग्जाम ले रहे हैं उसे कहते हैं फॉर्मेटिव, और वही जो फाइनल एग्जाम लेते हैं जहां पे आप ये पता करते हैं कि बच्चा पास हुआ या फेल हुआ, उसे कहते हैं समेटिव। जहां पे ग्रेड देने की बात होती है, जहां पे अंक देने की बात होती है, जहां पे एनआरटी टेस्ट यूज करने की बात होती है, उसे कहते हैं समेटिव। जहां पे टीएमटी बात होती है, जहां पे बस मात्र ये जानने की कोशिश करी जाती है कि बच्चे का लर्निंग आउटकम्स कितना है, बच्चे का लर्निंग आउटकम्स कितना है, बच्चे ने प्रगति कितनी करी है, बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या बच्चे के परफॉर्मेंस से किसी प्रकार का डायग्नोसिस करने की आवश्यकता है। जब इन सब की जानने की कोशिश करते हैं, टीचर की पढ़ाने की क्षमता जो है वो जानने की कोशिश करी जाती है, जब टीचर के पढ़ाने का जो तरीका है उसको जानने की कोशिश करी जाती है, तब उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। वैसे फॉर्मेटिव और समेटिव, फॉर्मल और इनफॉर्मल, इन सभी प्रकार के जो है मूल्यांकन किए जाते हैं बच्चे के समय समय पे चेक करने के लिए। तो इतना सब जब बात हो गई, हम चलते हैं आगे, चलते हैं बात करते हैं, अब बात करते हैं जो है वो मूल्यांकन की। ये हो गया तो हम आगे चले, अगर आपने कर लिया हो तो, अगर आपने कर लिया हो तो आगे चले। ओके, आगे चलते हैं। हम यहाँ से बात करेंगे मूल्यांकन की, कि तुम मूल्यांकन कैसे करते हैं, मूल्यांकन करने के लिए क्या करते हैं। तो मूल्यांकन में ब्लूम की टैक्सोनॉमी का यूज करते हैं, और सभी ज्ञान का यूज करते हैं, और बच्चे का बोध का यूज करते हैं, सब जगह का यूज करते हैं, सब जगह का यूज करते हैं। और यूज करने के बाद फिर उसका हम जो है मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन करने के लिए क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। मूल्यांकन में ओवरऑल भी बच्चे का चेक करते हैं, टीचर का जो परफॉर्मेंस चेक करते हैं, बच्चे का परफॉर्मेंस चेक करते हैं। ये सब पता चलता है कि मूल्यांकन करने से आगे हमको कितनी रणनीति बनानी है, क्या छोड़ना है और क्या पकड़ के चलना है। तो मूल्यांकन, मूल्यांकन का मतलब ये होता है मूल्य धन अंकन। मूल्यांकन, मूल्यांकन का मतलब ये होता है क्या, मूल्य धन अंकन। यानी क्या, मूल्यों को आंकना, उसके मूल्यों को आंकना, वो जो लिखा हुआ पढ़ा हुआ जो उसने पूरे दिन मेहनत करी हुई है उसका मूल्यांकन करना, उसके मूल्यों को आंकना। मूल्यों को आंकना, वो मूल्यों को आंकने को हम जो है ग्रेड में दे सकते हैं, उसके मूल्यों को आंकने को हम अंकों में दे सकते हैं, उसके मूल्यों को आंकने को हम जो है वैसे ही रेटिंग करके दे सकते हैं। तो इस प्रकार से मूल्यांकन अलग अलग करते हैं। तो मूल्यांकन में 3 पक्ष, जो ब्लूम की जो डोमेन है, ब्लूम के जो डोमेन है उन तीनों पक्षों को जांचते हैं मूल्यांकन करते समय। गणित में खास तौर से हम गणित क्या अभी सभी में जो है मूल्यांकन करते समय ब्लूम के तीनों पक्षों को जांचते हैं। तीनों पक्ष क्या होते हैं, 3 पक्ष होते हैं क्या, तो एक होता है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन।
साइकोमोटर डोमेन, ये तीन डोमेन पे हम चेक करते हैं। अब इन्हीं तीन डोमेन पे ब्लूम की टेक्सोनॉमी बनी हुई है, इन्हीं तीन डोमेन के आधार पे ब्लूम की टेक्सोनॉमी बनी है। और वो तीन तीन उसको भी हम इसके साथ में ही जोड़ लेते हैं, उसको भी हम इसी के साथ जोड़ लेते हैं। तो वह क्या होते हैं, वो भी आप लोगों को पता ही होंगे वह क्या होते हैं। वह क्या होते हैं, सभी लोग एक एक करके जरा इसके नाम बता देंगे क्या होते हैं। क्या होते हैं ब्लूम की टेक्सोनॉमी में जो अलग अलग होते हैं उसके नाम जरा चैट में बता देंगे, चैट में बता देंगे। ओके, लगभग आ गए होंगे। हाँ, किसी के नहीं आए। देखिए, मैंने पूछा कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी में कितने पद होते हैं, वो अभी तक किसी के नहीं आए। बोलिए, बोलिए, यही तो है आप लोगों का। छह पद होते हैं, बराबर है, छह पद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं छह पद? मैंने एक एक को टाइप करने के लिए कहा था आपको। ज्ञान, समझ, प्रयोग। हाँ, क्या होते हैं? तो ये तीन डोमेन है, तीन डोमेनों पर जो है वो चेक करते हैं। इन्हीं तीनों तीनों डोमेनों को हम नॉलेज के आधार पे, अंडरस्टैंडिंग के आधार पे, एप्लीकेशन के आधार पे, एनालिसिस के आधार पे, सिंथेसिस के आधार पे और इवोल्यूशन के आधार पे हम चेक करते हैं। नॉलेज के आधार पे, अंडरस्टैंडिंग के आधार पे, एप्लीकेशन के आधार पे, एनालिसिस के आधार पे, सिंथेसिस के आधार पे और इवोल्यूशन के आधार पे चेक करते हैं। तो चेक करने पर जो हम ब्लूप्रिंट जो बनाते हैं तो उनमें हम तीनों चीजें मिनिमम, ये जो है ये लोअर ऑर्डर के होते हैं, इसको कहते हैं लोअर ऑर्डर और इसको कहते हैं हायर ऑर्डर। इनको जो हम ब्लूम की टेक्सोनॉमी बनाते हैं, जो हम असेसमेंट करते हैं, तो हम तीनों लेके आते हैं, तीनों लेके आते हैं। और ये तीनों प्रश्न कैसे बनते हैं? ये तीनों प्रश्न इन आधार पर बनते हैं कि बच्चे का संज्ञानात्मक पक्ष कैसा है, बच्चे ने संज्ञानात्मक पक्ष पे कितना लिखा हुआ है, कितना किया हुआ है। तो मूल्यांकन करने के लिए हम यहाँ संज्ञानात्मक पक्ष देखते हैं बच्चे का, फिर बच्चे का भावनात्मक पक्ष भी देखते हैं, साथ में बच्चे का भावनात्मक पक्ष देखते हैं, फिर बच्चे का जो है ना वो क्रियात्मक पक्ष भी देखते हैं, जिसको मनोगत्यात्मक पक्ष भी कहते हैं, मनोगत्यात्मक पक्ष भी कहते हैं। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक पक्ष देखना बच्चे का, संज्ञानात्मक पक्ष कि बच्चे ने कितना जवाब दिया है और कितना बच्चे ने किया है। संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष देखते हैं यहाँ पे कि बच्चे को कितनी समझ है, बच्चा कितना जानता है और बच्चा कितना अप्लाई कर लेता है, वो जानते हैं। फिर अफेक्टिव, उसका उस प्रश्न से के साथ में क्या रिलेशन है, बच्चे का उस प्रश्न के साथ में क्या रिलेशन है। पर पूछा गया कि बताओ, अच्छा पूछा गया कि यह प्रश्न पूछा गया कि दो का पारा लिखो, तो बच्चा दो का पारा नहीं, बच्चा दो 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 लिख रहा है। बच्चे से दो का पारा पूछा गया, बच्चा दो 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 लिख रहा है। तो यहाँ पे बच्चा क्या है, बच्चे का इससे संबंध, गणित से संबंध कोई उसको नहीं है, गणित से कोई संबंध नहीं, गणित से उसका कोई अफेक्शन नहीं है। तो ये जो है यहाँ पे ये भी उसका अफेक्शन भी देखा जाता है कि बच्चा उससे अपना जुड़ाव कितना रखता है, उस मुद्दे से जुड़ाव अपना कितना रखता है, वो भी साथ में चेक किया जाता है। तो उसका अफेक्शन अफेक्शन चेक किया जाता है कि उसका भाव कितना है उस प्रश्न से, पर्टिकुलर प्रश्न से, उस ज्ञान से बच्चे का भाव कितना है। यहाँ पे जो उसका भाव चेक किया था, भावनात्मक, भावनात्मक पक्ष किया था, साथ साथ में ये चेक किया था कि उसका साइकोमोटर कितना है। यानी साइकोमोटर क्या कि मनो और गति, यानी वह बच्चे का जो मस्तिष्क में कितना आया है, बच्चे ने उसको अपने हाथों में किस तरह से पिरोया है, बच्चे का मन कैसा है, बच्चे के मन में कैसा उसकी स्टोमिंग हुई है, वो सब रिकॉल कैसे किया है बच्चे ने, वो रिकॉल करने का तरीका और उसको पिरोने का तरीका, हाथों से लिखने का तरीका, जब उसने उन सारी बातों को लेकर के पिरोया है, तो वहां पे बच्चे का ये भी चेक करते हैं, उसका साइकोमोटर डोमेन भी, साइकोमोटर डोमेन। अब जब रिकॉल करते हैं, रिकॉल करने के बाद ही लिखते हैं, रिकॉल करने के बाद ही लिखते हैं, तो यहाँ पे वो क्या है, वो रिकॉल करने का तरीका क्या होता है, उसका साइकोमोटर डोमेन होता है। तो ऐसे ही साइकोमोटर डोमेन या क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। अगर हम इन्हीं तीनों को अगर हम एच में डिवाइड करें तो क्या हो सकता है, कोई मेरे को बताए, अगर हम इन्हीं तीनों को एच में डिवाइड करें तो क्या हो सकता है? क्विक 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 क्विक, सेकंड नहीं लगना चाहिए, क्विक आंसर आना चाहिए। इसको 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 अगर हम एच में डिवाइड करें तो क्या हो सकता है? जवाब, जवाब समय नहीं लगना चाहिए, तुरंत आना चाहिए। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन को अगर हम एच में डिवाइड करें, एच में बदलें तो क्या हो सकता है? आइए, मुझे नहीं लगता है कि फोन में चैट टाइप करने में इतना समय लगता है।
मुझे नहीं लगता इतना समय लगना चाहिए। हाँ जगदीश बिल्कुल राइट। राइट आपने बोला है कि आपने तीनों के जवाब दिए हुए हैं जगदीश आपने। कॉग्निटिव क्या होगा? कॉग्निटिव को कहेंगे यहाँ पे जो ये वाला पक्ष है इसको कहेंगे हेड। इसको कहेंगे क्या? इसको कहेंगे हेड। यहाँ पे खाली हेड हर्ट 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 नहीं पूछ रहा हूं। मैंने मेरा प्रश्न ये था कि किसको कहेंगे हेड, किसको कहेंगे हैंड और किसको कहेंगे हेड। मैंने कहा कि इन तीनों को 3H में कन्वर्ट करो। 3H में कन्वर्ट करो। 3H तो आपको पता ही है कि हेड हेड हर्ट और हैंड होता है। अब इसमें किसको किसको क्या कहेंगे, किसको किसको क्या कहेंगे, ये जवाब देना था। तो ये जवाब देना था, इसको कहेंगे क्या? हेड। विज्ञानात्मक पक्ष को कहेंगे हेड और ये भावनात्मक पक्ष को क्या कहेंगे? भावनात्मक पक्ष को कहेंगे हर्ट। और तो ये वाला पक्ष है क्रियात्मक पक्ष है, इसको कहेंगे हैंड। यानी ये तीनों पक्ष जो है वो चेक किया जाता है। ये तीनों पक्ष जो है जब मूल्यांकन किया था तो तूने चेक किया था कि इन तीनों का बराबर है या नहीं है। हाँ बिल्कुल सही मनीष, बहुत सही है कि हैंड जो है, हैंड साइकोमोटर, हर्ट अफेक्शन और हेड जो है वो कॉग्निशन, ये तीनों पक्ष जो है वो चेक किए जाते हैं मूल्यांकन करते समय कि बच्चे का हेड बराबर चल रहा है, बच्चे का हर्ट भी बराबर चल रहा है पढ़ते समय और बच्चे का हैंड भी बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है। ये सब चीज जो है चेक करने की कोशिश करी थी, चाहे वो मैथ की बात हो, चाहे साइंस की बात हो, चाहे सोशल साइंस की बात करो, चाहे कहीं भी किसी भी चैप्टर की बात करो, उन सभी जगहों पे यह चेक करने की कोशिश करी जाती है। तो इसी को कहते हैं, इसको चेक जब किया जाता है कि बच्चा सही राह पे है या उसमें और कहीं सुधार करने की आवश्यकता है, तो सुधार करने के लिए भी जो है मूल्यांकन किया जाता है, उसको आगे राह पे बढ़ाने के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है और उसमें सुधार करने के उसको पास फेल करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। तो इस मूल्यांकन की क्या है, ये मूल्यांकन के तरीके हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। मूल्यांकन की परिभाषा जो है हमको बताने की जरूरत नहीं, मूल्यांकन की परिभाषा आप लोग कर लेंगे। मूल्यांकन की परिभाषा में एक आध मैं परिभाषा आपको बता देता हूं, वैसे परिभाषा आपको बताने की जरूरत नहीं है। परिभाषाएं बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीकों से दी हुई है। एक परिभाषा मैं आपको बता देता हूं, बाकी परिभाषा आपको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि परिभाषाएं मूल्यांकन वगैरह की बहुत सारी ढेरों परिभाषाएं हैं, तो ढेरों परिभाषाएं आती नहीं है एग्जाम में। चले फिर भी परिभाषा क्या है वो समझ लेते हैं। तो कोठारी आयोग के अनुसार जो परिभाषा समझ लेते हैं, एक सबसे लास्ट में कोठारी आयोग। कोठारी आयोग जिसको कहते हैं DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी 1964 टू 66 ये उनका टाइम है। इस टाइम में इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी हुई थी, एक संस्तुति दी हुई थी। इस संस्तुति में ढेर सारे पाठ्यक्रम के बारे में, स्कूल पाठ्यचर्या के बारे में, ढेर प्रकार के बारे में, एजुकेशन के बारे में उन्होंने अपनी पूरी की पूरी एक चिट्ठा दिया हुआ था, प्रस्तुत किया हुआ था। तो प्रस्तुत किया हुआ था, उसी के बाद जो है शिक्षा नीति का निर्माण हुआ था, शिक्षा नीति का निर्माण हुआ था। तो अब उसी में क्या कहा गया, कोठारी आयोग में मूल्यांकन को लेकर के क्या कहा गया, तो मूल्यांकन को लेकर के कहा गया कि मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का वह अभिन्न अंग है। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का वह अभिन्न अंग है। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का वह अभिन्न अंग है, वह अभिन्न अंग है जो केवल बालकों के व्यवहार के परिवर्तन की जांच करता है। जो केवल केवल जो न केवल जो न केवल बालकों के व्यवहार की जांच करता है, न केवल बालकों के व्यवहार की जांच करता है, अपितु 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 शैक्षिक क्रियाओं में सुधार का कार्य भी करता है। शैक्षिक क्रियाओं में अपितु शैक्षिक क्रियाओं में सुधार का कार्य भी करता है। सुधार का कार्य भी करता है। यानी क्या, मूल्यांकन का काम क्या है, तो मूल्यांकन का काम जो है, मूल्यांकन का काम क्या है, तो मूल्यांकन का काम है कि शैक्षिक प्रक्रिया, बच्चे का जो है शैक्षिक प्रक्रिया कैसा है, बच्चे की शैक्षिक प्रक्रिया में अवसर कैसा है, बच्चे ने क्या किया हुआ है उसको जानना साथ साथ में कि वो जो शैक्षिक प्रक्रिया में जो पढ़ाया जा रहा है, जो लिखाया जा रहा है, वह कैसा चल रहा है, ये सब जानने की कोशिश की जाती है। तो बच्चे के व्यवहार को भी जांचना, साथ साथ में क्या, साथ साथ में शैक्षिक क्रियाओं में सुधार भी, कहाँ संभावना है सुधार की संभावनाओं को भी पता करना, संभावनाओं को भी फाइंड आउट करना। तो संभावनाओं की फाइंड आउट कैसे करेंगे, जब हम मूल्यांकन करेंगे। तो मूल्यांकन करने से ना मात्र खाली बच्चे का मूल्यांकन होता है, बल्कि पूरे पूरे सिस्टम का मूल्यांकन होता है कि आपने किस तरह से पढ़ाया, आपने किस तरह से सिखाया, उन सब पूरे सिस्टम का मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन से मात्र खाली अगर कोई बच्चा फेल होता है,
अक्सर इस पे प्रश्न आता है, प्रश्न कई बार आ भी चुका है। अगर किसी बच्चे में कोई किसी परीक्षा में अगर कोई बच्चा फेल होता है तो उस बच्चे में फेल कौन कौन होता है? तो कौन कौन होता है? क्या बच्चा फेल होता है, क्या सिस्टम फेल होता है, क्या मैनेजमेंट फेल होता है, क्या शिक्षक फेल होता है, या सभी फेल होते हैं? तो वहां पे प्रश्न जो है वहां पे सभी फेल होते हैं। अगर अगर कोई बच्चा फेल होता है उसमें, तो फेल होने का कारण नामात्र बच्चा ही है, बच्चा ही नामात्र मात्र नहीं है, वहां पे पूरा सिस्टम फेल है, इसलिए बच्चा फेल हुआ है। कहीं ना कहीं बच्चे की कमी है, बच्चे में जो है वो पढ़ाया नहीं गया ढंग से, उसके अंदर पिरोया नहीं गया ढंग से, या उसको ढंग से टेक केयर नहीं किया गया, तब बच्चा जो वहां पे फेल हुआ है। तो इसलिए ये इसको भी जानने का काम कि कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, उसको भी समझने की काम जो मूल्यांकन के जरिए किया जाता है। चलिए यहां तक हो गया। अब आगे चलते हैं, मूल्यांकन का महत्व समझते हैं। मूल्यांकन का महत्व क्या है? मूल्यांकन का महत्व क्या है उसको समझ लेते हैं। क्यों करना मूल्यांकन, गणित में क्यों मूल्यांकन करना, उसको समझ लेते हैं। मूल्यांकन का महत्व क्या है? इसके बारे में बहुत सब चर्चा हो चुकी है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं ताकि यहाँ पे आपको मैथ में भी इसका कंटेंट आपके पास रहे, मैथ में भी आपके पास कंटेंट रहे। चलिए, जहां कुछ अलग था, डिफरेंट था, वो मैं आपको समझा दिया हूं। अब यहाँ पे क्या मूल्यांकन का महत्व क्या है? तो बौद्धिक योग्यताओं योग्यताओं के आधार पर छात्रों का विभाजन करना, मतलब बौद्धिक आधार पे बच्चे कहाँ किस कैटेगरी में जा सकते हैं, मूल्यांकन करने का क्या महत्व है? तो बौद्धिक आधार पे, बौद्धिक आधार पर विभाजन करने में, बौद्धिक आधार पर विभाजन करने में, बच्चों को बौद्धिक आधार पर विभाजन करने में मूल्यांकन जो है मदद करता है। बच्चों बच्चों का शैक्षिक कुशलता जानने में, बच्चों की शैक्षिक कुशलता जानने में, बच्चों का शैक्षिक कुशलता समझने में मूल्यांकन जो है वो मदद करता है, वो उस महत्व उसके लिए महत्वपूर्ण है। और कहा है तो शिक्षण की उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा जांचने में, शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा कितना हद तक पूरा हुआ है। मान लीजिए हमने टारगेट बनाया हुआ था यहाँ से, हमको यहाँ से चलना है और इतना लंबा तक चलना है, हमको यहाँ पे 100% है, हमको यहाँ तक चलना है और हम कहाँ तक पहुंचे? अभी हम यहीं तक पहुंचे हैं, अभी हम यहीं तक पहुंचे 40%, तो 40% पहुंचे तो अभी हमको कितना पहुंचना है? इस बीच में 60% अभी हमको पहुंचना है, तो 60% पहुंचना है, तो इस सीमा को भी जानने का काम जो है मूल्यांकन करता है। तो मूल्यांकन जानने का क्या करता है कि शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा जांचने में, शिक्षण उद्देश्य प्राप्ति, शिक्षण उद्देश्य प्राप्ति की सीमा, सीमा पता करने में, सीमा पता करने में या जांचने में। और क्या? तो छात्र शिक्षकों को प्रतिपुष्टि देने में, यानी छात्रों को और शिक्षकों को दोनों को फीडबैक देने में, छात्र एवं शिक्षक को फीडबैक देने में, छात्र और शिक्षक दोनों को फीडबैक देने में, फीडबैक भी इसी से मिलता है, मूल्यांकन के जरिए ही मिलता है। अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने में भी महत्वपूर्ण है, अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने में, यानी जैसे जैसे हमको पता चलता जाएगा वैसे वैसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी अधिगम प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तकों में वांछित सुधार करने में, जो पाठ्य पुस्तक पढ़ाई गई है उसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, तो वह सुधार करने में भी यह मूल्यांकन मदद करता है। पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक में वांछित सुधार करने में वांछित सुधार करने में भी यह क्या करता है, यह महत्वपूर्ण होता है। और कहा महत्वपूर्ण होता है, मूल्यांकन प्रणाली में भी सुधार करने में, जो मूल्यांकन करा गया, जो मूल्यांकन करना है उस मूल्यांकन प्रणाली में भी सुधार करना। हो सकता है कि सारे प्रश्न जटिल जटिल दे दिए गए हो, या सारे प्रश्न इजी इजी दे दिए गए हो, या उस प्रश्नों में बच्चों का तीनों लेवल नहीं चेक किया जा रहा हो, यानी वहां पे कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर तीनों तीनों लेवल नहीं चेक किया जाता हो। तो तीनों लेवल जैसे आया उसे पूछ लिया, तो खाली कॉग्निटिव कॉग्निटिव चेक किया, अफेक्टिव चेक ही नहीं किया, साइकोमोटर चेक ही नहीं किया, तो ऐसे तीनों लेवल को चेक करने में, उसकी मूल्यांकन की प्रणाली को भी जानने में, मूल्यांकन की प्रणाली में सुधार करने में कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ मेरिट नहीं आती, कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ बहुत मेरिट जाती है, कुछ लोग बच्चे कहते हैं कि फेल होते हैं। तो फेल होने का कारण क्या, कहीं कहीं मूल्यांकन प्रणाली में खोट तो नहीं, उसमें तो कमी तो नहीं है, तो ये सब चेक करने की कोशिश जो है वो मूल्यांकन करने का काम करता है। ये सब क्या है, मूल्यांकन के महत्व है। चलिए मूल्यांकन की जो है विशेषता समझ लेते हैं। मूल्यांकन का महत्व हो गया, अब मूल्यांकन की विशेषता समझ लेते हैं। मूल्यांकन की विशेषता क्या है, मूल्यांकन की विशेषता क्या है उसकी समझ लेते हैं। मूल्यांकन की विशेषता,
मूल्यांकन की विशेषता समझते हैं कि उसकी विशेषता क्या है। मूल्यांकन की विशेषता क्या है, तो विशेषता है यह सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है, वह सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यह सतत प्रक्रिया है। यह सतत प्रक्रिया है, इनफॉर्मल के रूप में या सतत रूप में चलती रहती है, यह फॉर्मेटिव के रूप में यह सतत चलते रहती है। विवरणात्मक तथा निर्णयात्मक प्रक्रिया है। विवरणात्मक तथा तथा यह निर्णयात्मक निर्णयात्मक प्रक्रिया है। यानी इसी से क्या विवरण दिया जा सकता है और इसी से जो है वह निर्णय भी दिया जाता है। विवरण भी दिया जा सकता है कि बच्चे ने कितना मैथ में प्राप्त किया है, बच्चा मैथ में क्या क्या जानता है, मैथ में क्या क्या कमी है, मैथ में क्या क्या जानता है, क्या क्या कमी है, यह भी जानने की कोशिश की जाती है। तथा यह कहा जाता है कि मैथ में बच्चे को मैथ में जो है वह नंबर पूरा आते हैं, मैथ में अंकगणित पूरी आती है, बीजगणित नहीं आती है। बच्चे को अंकगणित बीजगणित दोनों आती है, रेखागणित नहीं आती है। बच्चे को अंकगणित बीजगणित रेखागणित तीनों आती है। बच्चे को अंकगणित बीजगणित रेखागणित और ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है। बच्चे को अंकगणित बीजगणित और मेंसुरेशन नहीं आता है। तो ऐसे जहां जहां बच्चे को कमी है उस कमी को भी समझाना और जहां जहां कमी नहीं है उसको भी बताना। तो विवरण देने का काम और निर्णय देने का काम भी यह जो है मूल्यांकन करता है। विवरण देने का और काम क्या कैसे करेगा, विवरण देने का काम करेगा कि बच्चे को बताएगा या बच्चे को बताएगा, शिक्षक को बताएगा, पूरे सिस्टम को बताएगा कि ये मूल्यांकन सिस्टम यहाँ खराबी थी, यहाँ पे पढ़ाने के तरीके में खराबी थी, यहाँ पे जो है सिस्टम बच्चों को जो पोषण करने का काम था उसमें खराबी थी, या यहाँ पे ये चीज अच्छाई थी। जब बच्चा अच्छा करेगा तो वहां पे अच्छाई पता चलेगी, जहां खराब करेगा वहां पे खराब का भी भाव पैदा होगा। खाली एक बच्चे से नहीं, सारे बच्चे अगर करते हैं तो सारे बच्चों से उसका भाव पता चलता है। ओके, तो विवरणात्मक तथा निर्णयात्मक प्रक्रिया में भी ये इसका काम है। और कहा है मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया के आंतरिक भाग है। यह शैक्षिक प्रक्रिया का एक अभिन्न भाग है, अभिन्न भाग कह सकते हैं, अभिन्न भाग है। शैक्षिक प्रक्रिया का एक अभिन्न भाग है। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि का स्रोत है। और यह मूल्यांकन मूल्यांकन जो है वो मूल्यांकन सबसे अंत भाग होता है। मूल्यांकन सबसे अंत में नहीं आता। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन सबसे सबसे अंत का भाग है। मूल्यांकन सबसे अंत का भाग है, यानी पढ़ाने के बाद सबसे लास्ट में क्या लिया जाता है, तो मूल्यांकन किया जाता है, तो सबसे अंत का भाग होता है। यह उद्देश्य परक होता है। क्या होता है, यह उद्देश्य परक होता है। इससे पता करने की कोशिश की जाती है कि बच्चे को कितना आया और कितना नहीं आया, तो यह उद्देश्य परक होता है। यह उद्देश्य परक होता है। और क्या होता है, और यह क्या, यह विद्यार्थी केंद्रित होता है। यह शिक्षक केंद्रित नहीं होता। एग्जाम किसको देना है, बच्चों को देना है, तो बच्चों के लेवल पे होता है, इसलिए इसको कहते हैं क्या, यह विद्यार्थी केंद्रित होता है। यह विद्यार्थी केंद्रित होता है। बच्चे कैसे हैं, कितना देने के लिए, किस प्रकार से देंगे, तो बच्चों को एग्जाम देना है तो यह एग्जाम जो है उनके हिसाब से देना है, तो इसलिए उनको केंद्र में रख करके जो है वो किया जाता है, तो इसलिए इसको कहते हैं क्या, यह विद्यार्थी केंद्रित है। और क्या है, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित भी होता है। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित भी होता है। जानने की कोशिश रहती है, अगर मैथ का हो रहा है तो मैथ भी होगा, मैथ ही जानने की उसको कोशिश करी जाएगी। हिंदी होगा तो हिंदी जानने की कोशिश करी जाएगी। और अगर वहां पे जो है और कोई सब्जेक्ट होगा तो उसी सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ही ज्ञान उससे जानने की कोशिश करी जाती है। इसलिए क्या है, यह उद्देश्य केंद्रित भी होता है। तो बात करते हैं इसके अंदर गुण क्या है, इसके मूल्यांकन के गुण क्या है। तो मूल्यांकन के गुण जो है हमने पहले वाले में भी बताया हुआ था, जब मैं लैंग्वेज पढ़ा रहा था उसमें भी मैंने गुण बताया हुआ था कि यह जो प्रैक्टिकली आधार पे और टेक्निकली आधार पे इसके गुण होते हैं। प्रैक्टिकली आधार पे और टेक्निकली आधार पे इसके गुण होते हैं। और हम यहाँ पे कुछ गुण समझ लेते हैं, मूल्यांकन का क्या गुण है उसको समझ लेते हैं। मूल्यांकन के गुण, मूल्यांकन में निहित गुण, मूल्यांकन में निहित गुण क्या है, तो यह जो है यह विभेदकारी होता है। क्या होता है, विभेदकारी, यह डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। यह विभेदकारी होता है। ये डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। डिस्क्रिमिनेट कैसे करेगा, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन में हम इजी भी बनाते हैं, एवरेज भी बनाते हैं, एवरेज बनाते हैं और डिफिकल्ट भी बनाते हैं।
डिफिकल्ट भी बनाते हैं। तो हम यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि इजी कितने लोग कर सकते हैं, एवरेज कितने लोग कर सकते हैं और डिफिकल्ट कैसे लोग करते हैं। वो जो लर्निंग का पैराडिगम है, जो लर्निंग का ग्राफ है, या जो बुद्धि लब्धि का जो ग्राफ है कि इतने लोग यहाँ पे हैं, इतने लोग यहाँ पे हैं और इतने लोग एवरेज लोग यहाँ पे हैं। तो एवरेज लोग यहाँ पे सबसे कम लोग कौन है, एवरेज लोग कितने हैं, और डिफिकल्ट लोग ये वाले एरिया में कौन है। तो ये वाले एरिया को भी जानने की कोशिश करती है, ये वाले एरिया को भी जानने की कोशिश करती है, और ये वाले एरिया को भी जानने की कोशिश करी जाती है। तो इसलिए कहते हैं क्या, यह विभेदकारी होता है, यह विभेदकारी होता है, यह वस्तुनिष्ठ होता है। क्या होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, यानी इससे किसी के साथ में कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, जो जैसा लिखेगा वैसा उसको नंबर मिलेगा, इसलिए क्या है, यह वस्तुनिष्ठ होता है। और यह क्या है, इसमें सततता होती है, सततता होती है। सत्ता मतलब कंटिन्यूअस लिया जाता है, कंटिन्यू लिया जाता है बच्चों का जानकारी करने के लिए। और क्या है, इसमें व्यवहारिकता होती है, व्यवहारिकता होती है, ताकि बच्चों के लेवल से वहां कभी छूट भी दी जाती है, कभी लगातार किया भी जाता है। तो इसलिए क्या है, वह प्रैक्टिकल भी यह होता है। यहाँ पे इसकी व्यापकता होती है, यानी मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन व्यापक है। खाली एक ही जगह से, हमने पहले बताया था खाली मैथ का असेसमेंट कर लिया, खाली मैथ का असेसमेंट कर लिया तो मैथ से बच्चे का पास फेल नहीं करना है। हर जगह से आपको नंबर जुटाने हैं, तो हर जगह से नंबर जुटाने हैं, तो इसलिए क्या होगा, यह व्यापक होगा। तो इसमें व्यापकता भी होती है। और क्या होता है, यह वैध होता है। मूल्यांकन जब किया जाता है तो मूल्यांकन क्या होता है, वैध होता है। वैध क्या होगा, एनआरटी टेस्ट, एनआरटी टेस्ट जो है वह वैध होता है। तो इसलिए यह जी इसमें निहित क्या क्या गुण है वह होते हैं, इसमें प्रैक्टिकल आधार पे और प्रैक्टिकल आधार पे और टेक्निकल आधार पे दोनों गुण यहाँ पे इसमें समाहित है। तो ये इसको कहते हैं क्या, इसमें गुण। अब चलिए बात कर लेते हैं जो असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसकी चर्चा कर लेते हैं। ये आता है, हालांकि अभी असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग हमको जब जब मैं असेसमेंट पढ़ाऊंगा तो फिर मैं आपको चर्चा करूंगा। फिर भी अभी खाली मैं अभी यही इतना थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता क्या है। तो चर्चा कर लेते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, मैथ में असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब यहाँ पे ये लर्निंग है, मान लीजिए ये लर्निंग है, कोई बच्चा यहाँ पे लर्निंग कर रहा है, कोई बच्चा यहाँ पे लर्निंग कर रहा है, लर्निंग कर रहा है, तो इसके लर्निंग करने के लिए बच्चे का असेसमेंट करना है, लर्निंग करने के लिए करना है, यानी सीखने के लिए। यहां पे क्या कहेंगे, सीखने के लिए, सीखने के लिए और सीखने का, सीखने का। अब यहां से दो अर्थ समझ में आते हैं, दो अर्थ समझ में आते हैं कि ये बच्चा है, ये बच्चा है। अब ये बच्चा जो है, ये बच्चा अभी अभी क्या है, ये विद्यालय में हाजिर है, ये बच्चा अभी विद्यालय में हाजिर है, ये बच्चा विद्यालय में हाजिर है। तो विद्यालय में हाजिर है, बच्चे को विद्यालय में हाजिर करने के लिए, बच्चे को विद्यालय में हाजिर करने के लिए यहाँ पे इसका घर है, यहाँ पे बच्चे का घर है, घर है। अब घर से बच्चे को विद्यालय भेजने के लिए, घर से बच्चे को विद्यालय भेजने के लिए क्या करना है, यानी या यहाँ पे बच्चे को विद्यालय से, घर से विद्यालय लेके आना है, बच्चे को घर से विद्यालय लेके आना है, और पहले स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड फर्स्ट में बच्चे को बैठाना है, स्टैंडर्ड फर्स्ट में बच्चे को बैठाना है। तो बच्चे को बैठाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चे को ये चेक करते हैं कि क्या बच्चा, यह बच्चा जो है स्टैंडर्ड फर्स्ट के लायक है या नहीं है। बच्चा स्टैंडर्ड फर्स्ट के लायक है नहीं, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फर्स्ट में लर्निंग कराई जाएगी, स्टैंडर्ड फर्स्ट में जो लर्निंग कराई जाएगी, जो सिखाया जाएगा बच्चे को सिखाने के लिए, क्या बच्चा प्री रेडी है, क्या बच्चा प्री रेडी है, पूर्व ज्ञान बच्चे को है इस स्टैंडर्ड फर्स्ट से पढ़ाने से संबंधित क्या, तो बच्चे को उठना बैठना आता है, बच्चे का जो है आई हैंड मूवमेंट है, बच्चे का, बच्चा जो है वो कुछ बोल पाता है, बच्चा जो है उसका वो गत्यात्मक चीजें वो बराबर है क्या, बच्चा थोड़ा बहुत वर्बल कर पाता है, बच्चे के पास भाषा कितनी है। इसी आधार पे तो स्टैंडर्ड फर्स्ट की जो भाषा है, स्टैंडर्ड फर्स्ट का जो ईवीएस है, स्टैंडर्ड फर्स्ट का जो मैथ है, वह सिखाएगा टीचर। तो इसलिए यहाँ पे आने से पहले, कहां पे, विद्यालय में रखने से पहले, सिखाने से पहले, विद्यालय में स्टैंडर्ड फर्स्ट की बातों को सिखाने से पहले जो असेसमेंट किया जाता है, इससे पहले जो असेसमेंट किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, उसी को कहते हैं क्या, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए, ये लर्निंग कराने के लिए बच्चे का जो असेसमेंट करना है, लर्निंग कराने के लिए स्टैंडर्ड फर्स्ट में या विद्यालय में भेजने के लिए, भेजने से पहले या बच्चा आ गया विद्यालय में,
बच्चा विद्यालय में आ भी गया है, अब आ गया है, आने से पहले से, पढ़ाने से, बच्चे को आने से पहले या पढ़ाने से पहले, लर्निंग कराने से पहले जो कुछ भी बच्चे का असेसमेंट किया जाएगा, यानी पहले ये जानने की कोशिश करी जाएगी कि क्या बच्चा इतना जानता है। बच्चे को मान लो यहाँ पे ABCD सिखाना है, ABCD सिखाना है, तो सबसे पहले तो बच्चे का ये बनवाना सिखवाएंगे कि बच्चा क्या ये कर पाता है, बच्चा क्या ये कर पाता है, स्क्रिबलिंग बच्चा कर पाता है। अगर बच्चा स्क्रिबलिंग कर पाता है तो ओके, चलो कोई बात नहीं। अब बच्चे को बोला ए, बोलो ए, तुम्हारा क्या नाम है, तो तुम्हारा नाम, बच्चा अपना नाम ही नहीं बोल रहा है, तो क्या बच्चा वहां स्टैंडर्ड फर्स्ट में पढ़ पाएगा? तो यहाँ पे बच्चे को पहले वो तैयारी करवाना। तो ऐसे ही असेसमेंट, यहाँ लर्निंग करने के लिए जो असेसमेंट होता है उसे कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसको कहते हैं लर्निंग से पहले या प्री, इसको लर्निंग से पहले कहते हैं, या बिफोर इंस्ट्रक्शंस देने से पहले, इंस्ट्रक्शन देने से पहले जो असेसमेंट किया जाता है उसे कहते हैं क्या? असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग वो होता है इंस्ट्रक्शन देने से पहले, यानी सूचना देने से पहले जो बच्चे का ज्ञान दिया जाता है, वो सिखाया जाता है, उसको असेसमेंट किया जाता है, उसे कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब वही बात करते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। बच्चे को सिखा दिया आपने, जो कुछ भी सिखा दिया बच्चे को, जो है चैप्टर 1 से लेकर के आपने चैप्टर 5 तक बच्चे को सिखा दिया, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक सिखा दिया। अब सिखाने के बाद अब क्या कर रहे हो, आपने एक टेस्ट लिया, अब ये टेस्ट क्या है, ये जो टेस्ट है, यही टेस्ट क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा क्या? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यह जो है ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, यानी आपने जो पढ़ाया, पढ़ाने के बाद बच्चे का लर्निंग आउटकम्स चेक कर रहे हो, बच्चे का लर्निंग आउटकम्स चेक कर रहे हो, लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम से कर रहे हो। ये लर्निंग आउटकम्स चेक करना ही क्या होता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का जो है आप जो कुछ भी मूल्यांकन कर रहे हो उसे कहते हैं। या यहाँ पे अब ये बात करें, दो तरीके से बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने सिखाने से पहले जब भी हम कोई लेसन लेते हैं, तो लेसन लेने में हम दो प्रकार का टेस्ट करते हैं। लेसन लेने में हम दो प्रकार का टेस्ट करते हैं। एक तो हम जो है वह शुरू में हम इंट्रो जब करवाते हैं तब टेस्ट लेते हैं, जब इंट्रोडक्शन करवाते हैं तब टेस्ट लेते हैं बच्चे का, यानी पूर्व ज्ञान की जांच करते हैं, पूर्व ज्ञान की जांच। एक हम यहाँ भी करते हैं, पढ़ाने से पहले जांच करते हैं। तो पढ़ाने से पहले जांच करना जो है क्या होगा, वो होगा असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी लर्निंग के लिए आप असेसमेंट कर रहे हो, लर्निंग करने के लिए या लर्निंग के लिए आप असेसमेंट कर रहे हो। अब यहाँ पे करने के बाद ये इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, आपने पढ़ा लिया, पढ़ाने के बाद अब क्या कर रहे हो, लास्ट में जब सब कुछ पढ़ा लिया, इंस्ट्रक्शन हो गया, रिकैप्चुलेशन हो गया, अब रिकैप्चुलेशन करने के बाद आप जो है लास्ट में आप असेसमेंट कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो, यानी मूल्यांकन कर रहे हो, बच्चे ने कितना सीखा, आपने जो पढ़ाया उसमें बच्चे ने कितना सीखा। तो आप क्या है, बच्चे का लर्निंग आउटकम चेक कर रहे हो। तो लर्निंग आउटकम चेक करना वही क्या होगा, उस लेसन के, उस पर्टिकुलर लेसन का क्या होगा, वो होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब इसी में दो कॉन्सेप्ट और है, एक कॉन्सेप्ट को कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, और एक को कहते हैं असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट इन लर्निंग। इनकी बात हम जब मैं असेसमेंट पढ़ाऊंगा तब उस टाइम पे आपको करूंगा, उस टाइम पे आपको बताऊंगा। तो ऐसे मैंने अभी आपको बताया दो कॉन्सेप्ट कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, वह लर्निंग करने से पहले, सिखाने से पहले, लर्निंग को जानने के लिए, लर्निंग बच्चे ने कितना किया हुआ पूर्व ज्ञान जानने के लिए जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग करी जाती है। और लर्निंग हो गई, लर्निंग करा दिया, अब उसको लर्निंग कितना पहुंचा है बच्चे तक, बच्चों को कितना पहुंचा है वह जानने के लिए हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग करते हैं। ये दो मुद्दे जो थे वो मैंने आपको अभी समझाया। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्मेटिव और समेटिव में क्या अंतर है। हालांकि फॉर्मेटिव समेटिव आप लोगों ने आंसर पढ़ लिया हुआ है, बस मैं ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ कि ये क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, इसको मैं खाली ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। और ये इस पर भी अभी बहुत चर्चा चलेगी, ये जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, फॉर लर्निंग है, इन लर्निंग है, इस पर पूरा विस्तार में चर्चा चलेगी, मैं बताऊंगा आपको, मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ समझ लेते हैं कि क्या है जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट और क्या है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है और समेटिव असेसमेंट क्या होता है, इन दोनों को अंतर के रूप में लेते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। या हम इसको कहें तो इसको कहेंगे हम संरचनात्मक या निर्माणात्मक, संरचनात्मक मूल्यांकन, और इसको कहते हैं निर्माणात्मक, इसको योगात्मक, योगात्मक मूल्यांकन।
चलिए दोनों को जानते हैं क्या है, दोनों को समझ लेते हैं, दोनों को समझ लेते हैं। तो ये क्या होता है, अब ये बात करते हैं कि यह जो संरचनात्मक है वह समय समय पे किया जाता है। क्या है, यह समय समय पे किया जाता है, समय समय पर, समय समय पर या निरंतर, या निरंतर या सतत, समय समय पर सतत निरंतर यह किया जाता है। और ये क्या है, यह परीक्षा यानी पढ़ाने के अंत में, यह पढ़ाने के बाद सत्र के अंत में किया जाता है, अंत में किया जाता है इसको। अब इसमें इसमें जो है, इसमें शिक्षक का पढ़ाने का तरीका, बच्चे का पढ़ने का तरीका यहाँ पे जांचा जाता है, यानी यहाँ लर्निंग आउटकम्स चेक किया जाता है, लर्निंग आउटकम्स, आउटकम्स याद करने के लिए, याद करने के लिए क्या था, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे ग्रेड देने के लिए, ग्रेड देने के लिए, पास फेल करने के लिए, पास फेल करने के लिए दिया जाता है। ये क्या है, ग्रेड देने के लिए और पास फेल करने के लिए यह होता है। और क्या होता है, यह सुधारात्मक होती है तथा विकासात्मक होती है, इसे कहते हैं सुधारात्मक तथा विकासात्मक। यह सुधारात्मक एवं विकासात्मक होती है, सुधारात्मक एवं विकासात्मक होती है। वहीं यह क्या होती है, तो यह सुधारात्मक और विकासात्मक होती है। यह क्या होती है, यह निर्णयात्मक होती है, इसे निर्णय मिलता है, निर्णयात्मक होती है, क्या होती है, निर्णयात्मक होती है। यहाँ इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं यह सीखने का आकलन करती है। यह क्या है, यह सीखने का, सीखने के लिए, हाँ यह क्या है, यह सीखने के लिए आकलन करती है, सीखने के लिए आकलन करती है, आकलन करती है। तो क्या कह सकते हैं, असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यह है असेसमेंट फॉर लर्निंग। वहां इसको क्या कह सकते हैं, यह जो है सीखने का करती है, सीखने का आकलन, इसे कहेंगे क्या, इसे कहेंगे असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसे कहेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब और क्या कह सकते हैं इसको, और जो है यह अंतिम परिणाम इसमें शामिल नहीं करते हैं, इसमें जो है अंतिम परिणाम शामिल नहीं करते, बच्चा पास हुआ फेल हुआ वो इसमें शामिल नहीं करते हैं, अंतिम परिणाम शामिल नहीं करते, जबकि इसमें क्या है, अंतिम परिणाम शामिल करते हैं, अंतिम परिणाम शामिल करते हैं, उसी के आधार पर बच्चे को पास फेल करते हैं, बच्चे को पास फेल जो है वह करते हैं, इसको अंतिम परिणाम देते हैं कि बच्चा पास हुआ या फेल हुआ। यहाँ पे अंतिम परिणाम देने का काम नहीं होता है कि बच्चा पास हुआ या फेल हुआ, उससे कोई मतलब नहीं, बच्चे ने कितना सीखा बस उससे मतलब होता है। तो ये फॉर्मेटिव और समेटिव अंतर में, समेटिव में दोनों में अंतर था। चलिए यहाँ पे एक आध प्रश्न है, मैं ऐसे बोर्ड पे ले लेता हूँ, मैं इसी बोर्ड पे ले लेता हूं। मान लीजिए अगर किसी बच्चे का ऐसी फॉर्मेटिव असेसमेंट ही करना है, बच्चे का फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है, तो बच्चे के फॉर्मेटिव असेसमेंट करने पर, बच्चे के फॉर्मेटिव असेसमेंट करने पर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसे करेंगे। मान लीजिए अगर हमको खेल खेल में बच्चे का कराना है, बच्चे को खेल खेल में आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है, तो कैसे करेंगे, मैथ में, मैथ में कैसे करेंगे। यहाँ पे हम कह रहे हैं संरचनात्मक मूल्यांकन की बात करें, इस संरचनात्मक मूल्यांकन में अगर हम बच्चे पर फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है बच्चे का, हाँ ये फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है, अगर हम कह रहे हैं, मान लीजिए कि हम कहें कि ये जो है बच्चे का मूल्यांकन करना है, तो बच्चे ये संरचनात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन वो भी खेल के माध्यम से, खेल के माध्यम से, खेल के माध्यम से करना है, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम देता हूँ, जरा आप लोग इसको सॉल्व करके बताइएगा कि कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पे खेल खेल के माध्यम से बताओ, खेल खेल के माध्यम से बताओ, यहाँ पे खेल के माध्यम से बताना है, वहां पे बच्चों को हम असेस कर रहे हैं, वहां आकलन करेंगे कि आयत, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपको कोई सवाल नहीं करना है, कोई सवाल नहीं करना है, बस आपको खेल के माध्यम से निकालना है। खेल के माध्यम से कौन सा खेल कराओगे, कौन सा खेल कराओगे कि बच्चा जो है आयत का क्षेत्रफल निकाल ले। ये आयत, ये आयत, अब यहाँ पे बच्चे को खेल के माध्यम से कौन सा खेल कराओगे कि बच्चा इस आयत का क्षेत्रफल निकाल ले, जरा बताइए, सोच के बताइए,
आपके आपके पास है, आपके पास है टाइम 1 मिनट, सोचिए और बताइए क्या कर सकते हैं। एक आयत है, एक आयत ले सकते हैं, एक वर्ग भी ले सकते हैं, आपके मन में जो आए वो ले लीजिए, आपके मन में जो आए वो ले लीजिए। आप बताइए कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप नहीं निकालना है, ध्यान करिएगा, क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप नहीं निकालना है। परिमाप कैसे निकलवाएंगे? खेल के माध्यम से, बताइएगा, बताइएगा, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे खेल के माध्यम से। कैसे मनीष, कैसे? कैसे 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 कैसे? अगर इस प्रकार का सवाल आ गया तो कैसे जवाब दोगे आप? ये रेक्टेंगल एब्स्ट्रैक्ट है या रियल? नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो भाई, अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो कैसे जवाब दोगे? चलिए, तो यहाँ पे जो है निकालने का क्या तरीका होता है? निकालने का तरीका होता है, मान लीजिए हमने बच्चे को बताया कि ये जो है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर आपने आपने जो है रेखाएं रख दी। और यहाँ पे उसका एक तो तरीका ये होता है कि सीधे सीधे आप जो है बच्चों को बताओगे, कैसे बताओगे कि हाँ आपने बता दिया लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई और गुणे चौड़ाई बताना है, तो आप आपके मन में है, आप खेल करवा रहे हैं या खेल कर रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ जो लंबाई है 5 है और ये लंबाई, ये जो चौड़ाई है वो 3 है, ये इतना आपको पता है। तो पता होने के बाद आप क्या करोगे? यहाँ पे आप बच्चों को रख लोगे, जितने भी बच्चे हैं, यहाँ पे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे रख लिए आपने, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे यहाँ रख लिए, 3 बच्चे यहाँ भी हैं, यहाँ भी रख लिए, और यहाँ पे 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चे आपने रख लिए, 5 बच्चे हो गए, यहाँ पे भी, यहाँ पे 5 बच्चे हो गए। अब आप क्या करें? अब आप जो है, अब आपको पता है क्या करना है, आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मल्टीप्लीकेशन में करना क्या पड़ता है? मल्टीप्लीकेशन करने का मतलब क्या होता है कि आपको उसी को दो 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 बार कर देना है, आपको उसी को दो दो बार कर देना है। कितना बार कर देना है? तो मान लीजिए यह 5 है, तो पांच पांच को यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करना पड़ेगा? 5 धन 5 धन 5, 5 धन 5, यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे बच्चे को क्या कर देना है, वैसे ही यहाँ पे, मतलब ये 1 2 3 4 5 हो गए, ऐसे यहाँ पे भी लगा देना है, यही बच्चे, ये एक बार ये हो गया, बच्चों को कहेंगे चलो ये वाले लाइन वाले जो है, ये वाले लाइन यहाँ पे आएंगे, पहली बार आएंगे, इनको नोट करेगा, ये वाले में से कोई आएगा नोट करेगा, कितने हो गए? 5 हो गए, कितने हो गए? 5 हो गए। पहले वाली हम इस वाली लाइन में आएंगे, सभी लोग 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएंगे, इसको 5 नोट करेंगे। फिर उसके बाद हम दूसरी वाली लाइन में चलेंगे, दूसरी वाली लाइन में कहाँ आएंगे? ये वाली लाइन में आएंगे, तो इसमें आएंगे, कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये हो जाएंगे। तब इस पे आए गया है, इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए, यहाँ पे भी हो गए 5। अब ये तीसरी वाली लाइन में कितने हैं? तो 5, तो कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 5 तिया 15, 5 तिया 5 धन 5 धन 5, कितने हो गए? 15, 15। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, इसके लिखने का तरीका क्या बनता था? वर्ग सेंटीमीटर।
वर्ग सेंटीमीटर। तो ऐसे ही किसी का भी आप परिमाप ले सकते हैं, चाहे कौन सा भी परिमाप, आप उसको परिमाप मतलब वो जो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को आप इस तरह से हल करवा सकते हैं। हल करवाने के बाद एक तो हो गया, आप बच्चों को इस तरह से एक्टिविटी करा दिए। दूसरा क्या कि 5, अब ये एक ही अगर आपके पास उतने ही है, मान लीजिए 5 ही बच्चे हैं, तो 5 बच्चों को एक बार आपने यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे कर दिया। या तो फिर आप दूसरा ले सकते हैं, कि दूसरा कैसे ले सकते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और बता देता हूँ, वर्ग बता देता हूँ। यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, 4 है, तो 4 है, तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, 4, 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे भी क्या करने हैं, 4, यहाँ पे भी 4, मतलब यहाँ पे भी 4 रखने हैं। ऐसे ही बच्चे को क्या करना है, 4 4 बता देना। तो अब आप क्या करिए, चारों को, 4 यहाँ पे हो गए, फिर 4 आपने यहाँ पे रख दिए, फिर 4 आपने यहाँ रख दिए, फिर 4 आपने यहाँ पे है, तो 4 4 4, अब सभी को जुड़वा दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 चौको 16, 4 में 4, 4 चौको 16। आप इस तरह से बच्चों को गेम करवा सकते हैं। आपके पास एक हो, आप अगर आपके पास कोई एक ही बच्चा है या 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों से भी आप उतनी करवा सकते हो। आप 2 बच्चों से भी इतनी करवा सकते हो कि मान लो अगर ये लाइन है, इस लाइन में, इस लाइन की सेंटीमीटर कितनी है, इस लाइन की दूरी कितनी है, इस लाइन की चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, तो पहले चौड़ाई और लंबाई लिखवा दो कि चौड़ाई और लंबाई इतनी है, चलो हमको इतने पग रखने हैं, इतने पग रखने हैं, यहां से शुरू करेंगे, मान लो ये 3 है, यहां से शुरू रखेंगे, 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो ये हो गया। अब यहां से ये अभी यहाँ पे 2 है, तो एक हो गया, एक पग यहाँ पे हो गया, और दूसरा पग जो है वो यहाँ पे हो गया, एक पग यहाँ पे, दूसरा पग यहाँ पे। अब यहाँ से करेंगे, तो ये एक पग यहाँ पे हो गया, एक पग यहाँ पे हो गया, इसी के बीच में ये पग हो गया। अब हम जोड़ेंगे, चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे है 3, 3 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6। ये, या फिर इसको जब हम परिमाप निकालेंगे, परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाली दूरी इनसे ले लेंगे, या पग से लेंगे, पग से दौड़ा लेंगे, कर लेंगे, या नाप लेंगे। तो ऐसे बच्चों को खेल के माध्यम से जो है हम ये निकलवा सकते हैं आयत और वर्ग का क्षेत्र। तो आयत वर्ग त्रिभुज किसी का भी क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, किसी का भी क्षेत्रफल। मान लीजिए अक्सर जो है वो कहा जाता है कि थोड़ा वर्ग का मतलब वो सर्कल का क्षेत्रफल निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। सर्कल का कैसे निकालेंगे, तो सर्कल के निकालने के लिए कैसे करेंगे, उसका खेल के माध्यम से, तो भी इस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए सर्कल है, अब सर्कल को आपने क्या किया, यहाँ केंद्र बिंदु बनाया, अब केंद्र बिंदु पे यहां से आपने जोड़ लिया, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका कितना है, ये कितनी दूरी है ये, या फिर आपने यहाँ पे कर लिया, ये इधर कर लिया, एक इधर कर लिया, एक इधर कर लिया, ऐसे आपने इसको जोड़ लिया, तो 1 2 3, फिर 1 2, ये 2 ये 3, फिर 1 2 3 1, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, ये पूरा जोड़ ले सकते हैं, ये पूरा जोड़ सकते हैं, ये पूरा जोड़ सकते हैं, ये पूरा जोड़ सकते हैं। जोड़ने के बाद क्या होगा, उसका भी परिमाप, उसका भी क्षेत्रफल और परिमाप निकल जाएगा। वेरी गुड, इस तरह से जो है वो निकल सकता है। ठीक है, तो ये सब सारे क्या है, वो क्षेत्रफल निकालने के अलग अलग तरीके हैं, आप इस तरह से क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। ये प्रश्न भी अक्सर जो है वो आते रहते हैं कि क्या करेंगे, वो फिर वहां लिख करके आएगा, कंटेंट लिख के आएगा कि एक एक लाइन में 2 2 को बैठा देंगे, एक एक लाइन में 3 3 को बैठा देंगे, एक एक में ऐसे कर देंगे, कैसे करेंगे। वो जब प्रश्न पूछेगा तो वहां पे आपको जवाब देना थोड़ा क्या होगा, आप अगर इन सब ऐसे सारे प्रश्नों का अगर आप वहां पे पढ़े नहीं रहेंगे, वहां पे जवाब आप नहीं दे पाएंगे। चलिए, तो यहां तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं यहां से। अब ये हमारा आज का जो है मूल्यांकन का काम खत्म होता है। यहां से कुछ प्रश्न ले लेते हैं, मूल्यांकन का कार्य जो है वो खत्म होता है।